अब रही बात इस पूरे केस के संदर्भ में, तो मैंने जो अभी इंटरव्यू बहुत सारे चैनल के माध्यम से देखा, तो मुझे लग रहा है कि जो पीड़िता के जो परिवार वाले का बयान आ रहा है, वो बयान में सच्चाई भी यदि है तो बयान को वो ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, जिसका लाभ कहीं न कहीं अभियुक्त को मिलेगा भविष्य में। सर वो तो probably ये हो सकता है कि चांदनी के पोस्टमार्टम में अगर बारीकियां को ध्यान में नहीं रखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि ये नेचुरल डेथ था बीमारी। कहीं कोई संदेह नहीं है। कहीं कोई संदेह आपको साबित करना है, यदि आप उस चीज को नहीं दिखा पाएंगे तो भारी हो गया तो जज साहब जीतेंगे, मजिस्ट्रेट साहब जिन पर आरोप है, और यदि ये लोग ज्यादा साबित कर दिए थे ये लोग होंगे, तो सबूत किनका कितना भारी है, वजनदार है, किसके बात में ऑथेंटिसिटी है। देखिए इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं, आप में से बहुत सारे दर्शक जो हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं उनको पता होगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी उनके लिए मैं बता देता हूँ, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सिमरन भारती के चेंबर में है, उनके ऑफिस में मैं हूँ और आज मैं चर्चा करूंगा चांदनी प्रतीक सेल के केस के रिगार्डिंग। और इस केस में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जैसे जैसे इस केस को मैं स्टडी किया हूँ और देखा हूँ नेचर ऑफ केस को, मुझे बहुत सारी चीज जो है समझ में नहीं आ रही उस तरीके से जिस तरीके से समझ में आनी चाहिए। क्योंकि देखिए इस केस में जिस समय चांदनी की मौत होती है उसके बाद आज 12-13 दिन गुजर गए हैं, लेकिन उस तरीके से पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ रही है। और चांदनी के परिवार वाले लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इस केस को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ चीजें जब मैंने उनको दिखाया अपने खबर के माध्यम से, जैसे मैंने एडवोकेट मीनू से बात की, बहुत सारे लोगों से बात की, हमें हमारी जो डिबेट हुई उसको देख के उनको थोड़ा सांत्वना जरूर मिला है। बहरहाल इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे सिमरन सर से। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतीक जी और चांदनी जी की जो खबर है, जो प्रकरण है, इसमें चांदनी जी की मौत हो जाती है 17 अगस्त 2023 को हॉस्पिटल में। और इन पे जो धारा लगा है, एफआईआर जो हुआ है, इसमें धारा जो लगा है, प्रतीक सेल जो मजिस्ट्रेट है उन पे धारा लगा है 304B/34 समथिंग लाइक है, मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं है कानून के बारे में। तो सर ये धारा एक आम आदमी पे लगता तो ऐसे ही केस डिले होता, थोड़ा सा आगे बढ़ता, थोड़ा परिवार वाले परेशान होते कि उनके केस को दबाने की कोशिश की जा रही, या फिर ये केस ऐसे ही चलता है? देखिए ये जो आपने कहा है, जो प्रश्न है, तो एफआईआर को 304B में जो हुआ है, हमने एफआईआर का कॉपी आप ही के लोगों के माध्यम से देखा था। हालांकि सामान्यतः ये जो अन्य, देखिए यहाँ पर जो जुडिशरी का जो सिस्टम है, तो जुरिस्प्रूडेंस का एक बात है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए, तभी लोगों को न्यायपालिका पर आस्था बनी रहती है। परंतु ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ का एक सिद्धांत है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सभी लोग कानून के नजर में समान है। ऐसा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में भी इस तरह की जो है सो प्रावधान है। अब आइए आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहला ये कि अभी जो ये सामान्य लोगों को जो ये घटना होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको कानूनी जानकारी नहीं रहने के कारण वो लोग भागते हैं, छुपते हैं, बेल के ले जाते हैं, पुलिस भी ये करती है। लेकिन ये हमारे यहाँ इस बात में भी कहीं कोई दोहराई नहीं है कि पुलिस यदि किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोई भी पावरफुल व्यक्ति का होता है तो सामान्यतः वो उसमें कानूनी तौर पर प्रक्रियात्मक एरर करने की दुस्साहस नहीं करते हैं। तो ये जो कानून एलिगेशन लगा है, उस एलिगेशन में देखिए जब किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है सामान्यतः, हालांकि 304B कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो सैद्धांतिक तौर पर सीआरपीसी की धारा 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो उसका मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट, तो वही कॉग्निजेबल ऑफेंस ये है। इसका मतलब है कि विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस को हो जाती है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला 304B है। परंतु कोर्ट क्या, पुलिस क्या करती है, जैसे एफआईआर हो जाने के बाद उसको एक रिपोर्ट बनाकर, एक सुपरविजन का रिपोर्ट होता है, सुपरविजन में वो सारे चीज को देखते हैं और एक निर्देशित करते हैं अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को कि आप ऐसा कीजिए, मामला सत्य प्रतीत होता है, इनके जो गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये वो बहुत सारी बातें। और उसके बाद बहुत लोग सुपरविजन 2 यानी एसपी साहब के पास का भी निर्देश का इंतजार करते हैं। तो इस केस में भी यही चीजें सुपरविजन जो होती है उस स्टेज में लग रहा है कि मामला ये अभी है।
तो ये कह देना कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये वो तो एक तो चीज ये है। दूसरी और अहम बात है, ये फैक्चुअल चीज पर आप जब चलेंगे तो एक धाक होता है। तो जब कोई न्यायिक दंडाधिकारी है तो लोग चाहता है कि भाई ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कानून को मानने वाले व्यक्ति, तो एक इम्प्रेशन ये लोगों के बीच में बनता है कि ये न्यायिक दंडाधिकारी हैं तो ये इतना जघन्य अपराध नहीं कर सकते हैं। ऐसा लोगों का माइंडसेट है, लोगों इन द सेंस की पुलिस प्रशासन का भी। तो ऐसे परिस्थिति में वो सुपरविजन आने के बाद भी वो वारंट का इंतजार करेंगे कि कोर्ट से ही हम अनुमति लेकर गिरफ्तार करें, तो उसको वारंट कहते हैं। तो उस सब का इंतजार करेगा। तो वो ये बात तो सत्य है कि सामान्य यदि जनता होती है तो उसमें वो प्रक्रियात्मक इतना चीज को वो केयर नहीं करते हैं सामान्यतः। लेकिन जब कोई भी वीआईपी इंसान का जब नाम आता है तो उसमें पुलिस प्रशासन अपने स्तर से चाहती कि कोई भी प्रक्रियात्मक एरर न करे, क्योंकि मीडिया में जा रहा है, वो पावरफुल है, लॉ के ज्ञाता भी है। तो यदि कहीं कोई हम प्रक्रियात्मक एरर करेंगे तो उसमें हमको जो है सो फंसने की संभावना बन जाती है। तो इसी सब वजह से पुलिस साइकोलॉजिकली उसमें पूरी तरह से सहमी हुई होती है, इसीलिए फूक फूक कर वो कदम रखती है। सर, एवरीबॉडी इज इक्वल इन आईज ऑफ लॉ, समथिंग लाइक दैट। तो सर एक चीज बताइए कि अगर किसी आरोपी को अगर हम एक माकूल टाइम दे दें, बहुत सारा टाइम दे दें, जैसे कि चांदनी की मौत होती है 17 अगस्त 2023 को, उसके बाद आज का तिथि आप जान रहे हैं सर, तो इतना टाइम आप दे देंगे जिसपे आरोप लगा है, वो भी इतना संगीन आरोप लगा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है मैं मानता हूं, लेकिन आरोप के बाद वो आरोपी हो जाते हैं। और इतना समय अगर आप दे रहे हैं तो जो साक्ष्य हैं सर, उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश तो करेंगे ना, वो कानून के ज्ञाता है सर। इस बात का भी ख्याल तो पुलिस को रखना पड़ेगा ना सर। ये बात आपने कहा है, ये आपका संदेह बिल्कुल सत्य है, परंतु एक चीज और आप जान लीजिए कि यहाँ पर सभी लोगों का राइट ऑफ इक्वालिटी है। लेकिन इस केस में जब कभी भी 304 बी लगते हैं तो उसके साथ इंडियन एविडेंस एक्ट का 113 बी भी पढ़ना चाहिए, जो बर्डन की बात करता है। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति का शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ होता है तो ये माना जाता है कि परिवार वालों ने दहेज के लालच में उस व्यक्ति की हत्या की होगी, तो वही 304 बी है। ठीक उसी तरीके से ये 304 बी लग गया तो सारा बर्डन अब वो अभियुक्त पर है कि आप साबित कीजिए कि आप निर्दोष हैं। सो जैसे ही एक प्रथम दृष्टया देखना कि 7 साल के भीतर शादी का अननेचुरल डेथ हुआ हो। अननेचुरल डेथ सर, एक सेकंड, अननेचुरल डेथ तो तब साबित होगा जब सब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक मोटा मोटा कितना समय के भीतर आ जाना चाहिए? देखिए, इसमें पुलिस इसलिए भी प्रतीक्षा कर रही होगी, जो आपको मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, कि अब मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि उसको मारा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं, उनके परिवार वाले, मैंने आप इन द सेंस की एलिगेशन की बात कर रहा हूँ, आप कहिए नहीं, व्यक्तिगत तौर पे नहीं। तो वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई, तो हत्या हुई कि नेचुरल डेथ? मान लीजिए हो सकता है पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि हार्ट अटैक से मौत हुई, या पता चला कि कोई अन्य बीमारी से मौत हुई, तब हत्या की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो वो पुलिस को तो वो मैंडेटरी है कि उसी के आधार पर पोस्टमार्टम और रिपोर्ट, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके और उसमें जो चीज एलिगेशन जो ये बता रहे हैं उसके आधार पर ये हो जाएगा, तो कार्रवाई होगी। एक तो चीज ये हो गया। लेकिन दूसरी और अहम बात है, किसी भी केस में जो केस का जो बुनियाद होता है वो एफआईआर होता है, फिर पुलिस अनुसंधान के दौरान 161 का जो बयान लेती है वो महत्व रखता है, 164 का बयान महत्व रखता है, और साक्ष्यों का संग्रह जो पुलिस करती है उसका बड़ा महत्व है। सामान्य केस में माने जनरली लोग क्या करते हैं, एफआईआर टूटी फूटी भाषा में लिख देते हैं और तब कहते हैं कि हमको न्याय नहीं मिला। तो उसकी टेक्निकलिटीज का ही बेनिफिट कोर्ट में वकील साहब उठा के बेल करवाते हैं, ये करवाते हैं। अब रही बात इस पूरे केस के संदर्भ में, तो मैंने जो अभी इंटरव्यू बहुत सारे चैनल के माध्यम से देखा, तो मुझे लग रहा है कि जो पीड़िता के जो परिवार वाले का बयान आ रहा है, वो बयान में सच्चाई भी यदि है तो बयान को ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, जिसका लाभ कहीं ना कहीं अभियुक्त को मिलेगा भविष्य में। सर वो तो देखिए, पीड़िता के परिवार को हरकत में आना चाहिए, क्योंकि 19 से जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतीक के पूरे परिवार वाले फ्लैट को छोड़ के गायब हो जाते हैं। ऐसा हमारे सूत्रों ने भी बताया, उनके अपार्टमेंट में मैं जब गया था रिपोर्टिंग के दौरान,
तो हमारे सूत्र ने बताया कि 19 तारीख के बाद ये लोग पूरा दिखा नहीं। तो सर जब जब दिखा नहीं, ठीक है कि ये राइट है सबका कि बाहर से बाहर लोग बेल कराता है, मतलब एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है, अपना रक्षा के लिए करता है, ये तो ठीक है। लेकिन सर जब वो गायब हो जाते हैं तो पुलिस की यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है सर? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, जी लेकिन पुलिस जो है सो कहीं न कहीं वो साइकोलॉजिकली प्रेशर में होता है इस तरह के केस में, कि वो साइकोलॉजी इन द सेंस कि वो प्रक्रियात्मक कोई भी एरर नहीं करना चाहता। जल्दबाजी में कोई भी काम यदि वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, तो वो इसीलिए चाहते हैं कि मैं विधिवत करूँ, और इसी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, थोड़ी देर होते यदि पीड़िता या इन्फॉर्मेंट, इनके परिवार के लोग यदि आत्मबल से मजबूत होंगे तो अपराधी बचता नहीं है किसी भी केस में। शुरुआती दौर में थोड़ा लेट होगा, लेकिन यदि इनका मनोबल टाइट रहे और हौसला बुलंद रहे तो अपराधी को जरूर सजा मिलेगी। एक चीज और है सर, इनके पूरे परिवार का ये कहना है कि अभी तक जो हमारे पास साक्ष्य है इसको कलेक्ट करने के लिए अभी तक थाना भी हमारे पास नहीं आई है। हर दिन जब भी फोन करते हैं तो उनको बताया जाता है कि अब जाएंगे आपसे साक्ष्य कलेक्ट करेंगे, अब जाएंगे आपसे साक्ष्य करेंगे। और ये लोग लगातार, आलमगंज थाना में केस है सर, वहां पे ये लोग लगातार जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ है। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल डीप बात नहीं जाऊंगा, इससे केस प्रभावित होता है। मैं नहीं चाहता कि केस प्रभावित हो, लेकिन तकनीकी तौर पर बस मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो साक्ष्य का कलेक्शन होता है वो सब तो टाइम टू टाइम होना चाहिए था। देखिए, यदि कोई प्रक्रियात्मक एरर इनको लगता है तो कानून में सब चीज के लिए प्रावधान है। यदि उनको लगता है कि हमारा ये नहीं हो रहा है तो उनको, और पुलिस प्रशासन के से ये संतुष्ट नहीं है, तो इन लोगों को प्रोटेस्ट पिटीशन अभी फाइल कर देना चाहिए। और दूसरी बात, यदि उससे भी नहीं संतुष्ट है तो क्रिमिनल रीट फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए अनेकों इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई कोर्ट में रीट आते हैं। तो वो जानकारी के अभाव में वो पीड़िता के तरफ से जो है से लोग नहीं आ रहे हैं, तो क्रिमिनल रीट का मामला बनता है फेयर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, या फिर वो प्रोटेस्ट पिटीशन डालते हैं यदि लगता है कि अनुसंधानकर्ता बायस है, इत्यादि चीजें। यदि उनको लगता है कि यहाँ पर वो पावरफुल है, अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए साक्ष्यों को या अन्य चीजों को ये फेवर में लेंगे, तो ये चाहे तो केस को भी कहीं ट्रांसफर करवा सकते हैं, वो चाहे तो सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर सकते हैं। लेकिन वो उन व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं। केवल मीडिया में आकर बाइट दे देने से कि मेरे साथ ये हुआ, पुलिस ये नहीं करी, तो न्याय नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये चर्चा आएगी। मीडिया का फंक्शन क्या है ना, कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोगों के बीच में अवेयर होगा। लेकिन बहुत लोगों के केस में मैंने देखा है कि कोई भी चीजें होती है, मीडिया में आ गए, बयान दे दिए पीड़िता और उनके परिजन, और समझते हैं कि न्याय मिल गया। कभी न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी चमथा गांव में जो एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ था, उनका भी लोगों का बयान, लेकिन जब मैंने पढ़ा एफआईआर इत्यादि, मुझे लगा बहुत उसमें कमियां रह गई है और कभी सजा नहीं होगा, ऐसे ही छाती पीटते रहेंगे लोग। न्याय मिलने के लिए आपके, देखिए कानून के बारे में एक चीज कंसेप्ट समझ लीजिए, और कभी केस नहीं हारिएगा। ये टेक्निकल चीज है कि जो भी बात आप बोल रहे हैं उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। अब इस साधारण सा चीज है कि सत्यम जी कहीं जा रहे हैं ट्रेन में, तो टीटी कहता है कि आप हैं कि नहीं सत्यम जी, आप अपना आई कार्ड दिखाइए। बिल्कुल। तो आई कार्ड दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं, तब जाके मानता है। कोई मर गया तो कहता है मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ, कोई जिंदा है तो कहता है कि आप जो है सो जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए। कोई आदमी कहता है इतना वर्ष के हैं तो बोलता है मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो आपका जन्म तिथि है वो दिखाइए। तो जो भी बात बोलते हैं उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्स रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो ठीक उसी तरीके से, और पुलिस ने जो डायरी में क्या लिखा, अनुसंधान के दौरान क्या बातें आई, सबूत क्या हुआ, उस चीज पर बारीकी से यदि काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उनको लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत मैनेज्ड होता है, इसमें कहने में कोई ये नहीं है। और सभी जानते हैं कि पोस्टमार्टम में आप देखेंगे कि जो कह दिया, चूंकि लाश बदबू करता है, ये करता है, तो बहुत माइनॉरिटी से नहीं चेक किया जाता, बहुत रेयर एंड रेयर केस में ऐसा होता है। जाएंगे तो पता चलेगा कि कोई साधारण तबके के जो प्यून वगैरह होते हैं नशे के हालत में जाएंगे, पूरा शरीर को कैंची से काट देंगे, दिखा देंगे, पैक कर देंगे। और जो कह दिया, लोग से पूछता है कैसे मरा था, तो कहता फांसी लगा से, तो लिख दिया, वही रिपोर्ट बन गया। कोई इतना बारीकी से चीजों को नहीं देखता है। तो वहां भी लोगों को मुस्तैद रहना चाहिए कि जो घटनाएं हुई तो उसको, तो बहुत सारी चीजें ऐसी कमियां रह जाती है जिससे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि चांदनी के पोस्टमार्टम में अगर बारीकियां को ध्यान में नहीं रखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि ये नेचुरल डेथ था बीमारी से।
कहीं कोई संदेह नहीं है। कहीं कोई संदेह आपको साबित करना है, यदि आप उस चीज को नहीं दिखा पाएंगे, तत्परता नहीं दिखा पाएंगे, तत्परता आपको मान लीजिए ठीक है, आप चिल्ला चिल्ला कर करेंगे पुलिस नहीं आ रही है, तो आप घर में क्यों बैठे, आपने क्रिमिनल रीट क्यों नहीं फाइल किया? बिल्कुल आपके कह देने से नहीं होता, हर चीज का प्रावधान है। अभी तक क्रिमिनल, यदि उनको लगता है क्रिमिनल रीट फाइल कर देना चाहिए, उनको लगता है, लेकिन केवल मीडिया में आके कह देने से कि वो हत्यारा है, दहेज के लिए मार दिया ये वो, तो आपके मीडिया में कह देने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। कानून इसको नहीं सुनेगा, कानून समाज में जाएगा, लेकिन समाज आपके लिए क्या करेगा? वही बात है, दुआ करेगा, दुआ करेगा, आंसू बहाएगा, ज्यादा से ज्यादा संतावना देगा कि बहुत बुरा हुआ। इसके अलावा तो कोई प्रावधान नहीं है। कानून का जो मूर्ति है उसको यदि आप देखेंगे, क्योंकि आपका जिम्मेदार चैनल है, इसीलिए मैं इस केस पर ज्यादा फोकस नहीं करके लोगों में अवेयरनेस की बात करता हूँ, और इस केस के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि समाज में वो चीज चला जाए मैसेज। तो कानून की मूर्ति को जब आप देखेंगे तो हाथ में, आंख में पट्टी और हाथ में तराजू क्या शो करता है कि घटना को ना जज साहब देखे, ना वकील साहब देखे, तराजू में आपको जो सबूत, आप दोनों तरफ से जिनका ज्यादा भारी होगा वो केस जीतेंगे, उनके पास। तो सबूत यदि उनका भारी हो गया तो जज साहब जीतेंगे, मजिस्ट्रेट साहब जिन पर आरोप है, और यदि ये लोग ज्यादा साबित कर दिए तो ये लोग होंगे। तो सबूत किनका कितना भारी है, वजनदार है, किसके बात में ऑथेंटिसिटी है, उसी से बात होती है, वो जीतेगा। देखिए तकनीकी पहलुओं की बात करूं तो विशेष डिटेल मैंने नहीं किया, लेकिन एक चर्चा हुई, हेल्दी चर्चा हुई, और इस पूरे प्रकरण में वकील साहब ने जो बात बोला कि अगर आपको लगता है कि आपके केस में डिले हो रहा है या किसी तरीके से तकनीकी खामियां आ रही है, इधर वो प्रेशर में हो रहा है, एक बड़े आदमी का केस है, वो प्रेशर में दबाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है, इन सारे चीजों के लिए कानून में प्रावधान है, आप उस प्रावधान को फॉलो कर सकता है, जो सिमरन भारती ने कहा एक टर्म के रूप में। तो आप इन चीजों को फॉलो करके अपनी चीजों को आप गति प्रदान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये खबर कैसा लगा, कैसा नॉलेज लगा, आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।